अब हम यहाँ पर चार्ल्स कूले द्वारा प्राथमिक समूह की अवधारणा का अध्ययन कर रहे हैं। चार्ल्स कूले ने अपनी पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में सन 1909 में प्राथमिक समूह की अवधारणा को प्रस्तुत किया। उस समय उस समूह को प्राथमिक समूह के नाम से पुकारा गया है, जिसके सदस्यों में आमने सामने के संबंध पाए जाते हैं, अर्थात सदस्य एक दूसरे के संपर्क में प्रत्यक्ष रूप से पाए जाते हैं। इस प्रकार के संपर्क में आने वाले लोगों में मित्र, पड़ोसी, साथी, परिवार के सदस्य तथा सदैव मिलने वाले लोग आते हैं। चार्ल्स कूले ने सर्वप्रथम खेलकूद के साथियों, परिवार तथा पड़ोस की प्रकृति को स्पष्ट करने हेतु ही प्राथमिक समूह शब्द को काम में लिया। आपने इन समूहों को प्राथमिक इसलिए कहा क्योंकि महत्व एवं प्रभाव की दृष्टि से ये व्यक्ति के जीवन में प्राथमिक है। प्राथमिक समूह को परिभाषित करते हुए चार्ल्स कूले ने लिखा है कि प्राथमिक समूहों से मेरा तात्पर्य ऐसे समूह से है जिनकी विशेषता आमने सामने के घनिष्ठ साहचर्य और सहयोग के रूप में व्यक्त होती है। वे अनेक अर्थों में प्राथमिक है, परंतु मुख्यतः इस बात में कि वे व्यक्ति को सामाजिक प्रकृति और आदर्शों के निर्माण में मौलिक है। घनिष्ठ सहचर्य का परिणाम यह होता है कि एक सामान्य संपूर्णता में वैश्विकताओं का इस प्रकार स्पष्टीकरण हो जाता है जिससे प्राय कई प्रयोजनों के लिए व्यक्ति का अहम समूह का सामान्य जीवन और उद्देश्य बन जाता है। इस संपूर्णता के दर्शन वर्णन के लिए अति सरल विधि हम कहना है, क्योंकि यह अपने में उस प्रकार की सहानुभूति और पारस्परिक एकात्मीकरण को समाविष्ट करता है जिसके लिए हम ही स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। कूले की उपर्युक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि प्राथमिक समूहों में आमने सामने के संबंधों तथा हम की भावना का पाया जाना आवश्यक है। किंग्सले डेविस का कहना है कि कई बार आमने सामने के संबंधों के पाए जाने के बाद भी प्राथमिक संबंधों का निर्माण नहीं हो पाता। आपने बताया है कि एक सिपाही अपने अफसर के आगे झुकता है, उसे सलाम करता है। इनके बीच आमने सामने के संबंध होते हुए भी ये संबंध प्राथमिक संबंध न होकर यांत्रिक संबंध है। आपने अन्य उदाहरण देते हुए बताया है कि जब सेना का एक सिपाही किसी लड़की के प्रेम संबंधों से प्रेरित होकर उसके साथ लगातार पत्र व्यवहार करता है तो आमने सामने के संबंध नहीं पाए जाने पर भी उनके बीच प्राथमिक संबंध पाए जाते हैं। आपने यह भी बताया कि हम की भावना तो बड़े बड़े द्वितीयक समूहों में भी पाई जाती है। अतः इन विशेषताओं के आधार पर हम किसी समूह को प्राथमिक समूह कैसे कह सकते हैं। यहाँ हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि कूले ने प्राथमिक समूह की इन विशेषताओं के अलावा अन्य विशेषताओं पर भी जोर दिया है। उदाहरण के रूप में आपने संबंधों की संपूर्णता, संबंधों की अवधि, संबंधों की घनिष्ठता तथा द्वितीयक संबंधों को प्राथमिक समूहों की आवश्यक विशेषताओं के रूप में माना है। यहाँ कोजर एवं रोजनबर्ग का कथन बहुत महत्वपूर्ण है। इन विद्वानों ने बताया कि आमने सामने के संबंध तथा लघु आकार आदि प्राथमिक समूह की संयोगवश विशेषताएं हैं। सामाजिक संबंधों का घनिष्ठ होना एक ऐसी आधारभूत विशेषता है जिसके बिना प्राथमिक समूह का निर्माण हो ही नहीं सकता। स्पष्ट है कि सामाजिक संबंधों की घनिष्ठता प्राथमिक समूहों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है। लुंडबर्ग प्राथमिक समूह को परिभाषित करते हुए लिखते हैं, प्राथमिक समूह का तात्पर्य दो या दो से अधिक व्यक्तियों से है जो घनिष्ठ सहभागी और वैयक्तिक ढंग से एक दूसरे के व्यवहार करते हैं। इस परिभाषा में प्राथमिक समूह के लिए लघु आकार, संबंधों की घनिष्ठता, सहभागिता एवं वैयक्तिकता
पर जोर दिया गया है। फेयरचाइल्ड लिखते हैं, एक प्राथमिक समूह का जिसमें 2 से लेकर 50 या 60 लोगों के अर्थात एक छोटी संख्या के अपेक्षाकृत अधिक लंबे समय तक चलने वाले आमने सामने के संबंधों में किसी एक उद्देश्य के लिए नहीं वरन केवल एक व्यक्ति के रूप में न कि एक विशिष्ट कार्यकर्ताओं, प्रतिनिधियों या संगठनों के नियुक्तों के रूप में रहते हैं के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इस परिभाषा में फेयरचाइल्ड ने सदस्यों की कम संख्या, घनिष्ठ एवं स्थिर संबंधों, आमने सामने के संबंधों एवं संबंधों की संपूर्णता को प्राथमिक समूह की विशेषता के रूप में स्वीकार किया है। किम्बाल यंग लिखते हैं कि प्राथमिक समूह में परस्पर आमने सामने के संपर्क होते हैं और सभी व्यक्ति समरूप कार्य करते हैं। ये ऐसे केंद्र बिंदु है जहां व्यक्ति का व्यक्तित्व विकसित होता है। अलेक्स इंकल्स के अनुसार प्राथमिक समूहों के सदस्यों के संबंध भी प्राथमिक होते हैं, जिनमें व्यक्तियों के आमने सामने के संबंध होते हैं तथा सहयोग और सहवास की भावनाएं इतनी प्रबल होती है कि व्यक्तियों का अहम हम की भावना में बदल जाता है। मैकाइवर और पेज ने प्राथमिक समूहों के संबंध में लिखा है कि सबसे सरल, सर्वप्रथम तथा साहचर्य के सभी स्वरूपों में सार्वभौमिक समूह वह है जिसमें कि थोड़ी संख्या में और संगति के लिए आमने सामने मिलते हैं, पारस्परिक रूप से एक दूसरे की सहायता करते हैं, उस प्रश्न पर विचार करते हैं जो उन सबसे संबंधित है अथवा किसी समुदाय नीति की खोज करते हैं या उसे क्रियान्वित करते हैं। यह आमने सामने का समूह सभी संगठनों में केंद्र के रूप में होता है। यह किसी न किसी रूप में सभी जटिल व्यवस्थाओं में पाया जाता है। यह सामाजिक संरचना की इकाई कोशिका, यूनिट सेल है। प्राथमिक समूह परिवार के रूप में समाज की रहस्यपूर्ण बातों से हमें परिचित कराता है। यह ऐसा समूह है जिसके द्वारा हम खिलाड़ी के रूप में अपने सामाजिक मनोवृत्तियों को क्रियात्मक रूप देते हैं। यह हमारे रीति रिवाजों का प्रजनन स्थल है, हमारी कृतज्ञता का पोषक है। यह हमारी सामाजिक संतुष्टियों का प्रथम और साधारणतः बना रहने वाला प्रमुख केंद्र है। प्राथमिक समूह के उपर्युक्त विवेचन में मैकाइवर एवं पेज ने आमने सामने के संबंधों पर विशेष जोर दिया है। वास्तव में प्राथमिक समूह एक ऐसा समूह है जिसमें घनिष्ठ वैयक्तिक संबंध पाए जाते हैं। यह वह समूह है जिसमें हम अपनी इच्छा की पूर्ति करते हैं, अनुक्रिया की हमारी आवश्यकता की संतुष्टि करते हैं। कूले ने परिवार, क्रीड़ा समूह व पड़ोस को प्राथमिक समूह माना है। मैकाइवर एवं पेज ने परिवार, क्रीड़ा समूह, मित्र मंडली, गपशप समूह, नातेदारी, स्थानीय भाईचारा, अध्ययन समूह, गैंग, जनजाति परिषद आदि को इस श्रेणी में रखा है, तो डेविस ने परिवार, क्रीड़ा समूह, पड़ोस, गांव तथा कार्य करने वाले समूह को प्राथमिक समूह की श्रेणी में रखा है।